नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और पारित करने के लिए 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मई 2022 में राज्य द्वारा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अगुवाई में गठित 5 सदस्यीय समिति 2 या 3 फरवरी को अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप सकती है। बताया गया है कि रिपोर्ट में लैंगिक समानता और पैतृक संपत्तियों में बेटियों के लिए समान अधिकार पर जोर दिया गया है। हालांकि इसमें महिलाओं की विवाह योग्य आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने का सुझाव न देते हुए 18 साल बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। इस खबर पर और अधिक जानकारी देंगे हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ धीरेन्द्र प्रताप सिंह। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर समान नागरिक संहिता विधेयक पर चर्चा और इसे पारित करने के लिए 5 फरवरी को उत्तराखंड विधानसभा का एक दिवसीय विशेष जो सत्र है वो बुलाया गया है। इस खबर पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह। धीरेन्द्र, बताइएगा क्या कुछ सिफारिशें इस पूरी कमेटी द्वारा यहाँ पर रखी गई हैं? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी जो सिफारिशें हैं उसे पब्लिक डोमेन में नहीं डाला गया है, पब्लिक को नहीं बताया गया। लेकिन जो कमेटी है वो अपना काम लगभग समाप्त कर चुकी है, रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है और 5 फरवरी को इसीलिए उत्तराखंड विधानसभा का एक विशेष सत्र आहूत किया गया है, जिसमें उस कमेटी की रिपोर्ट को विधानसभा के पटल पे रखा जाएगा, उस पर चर्चा होगी और तत्पश्चात उसे पारित कर दिया जाएगा। और उसके बाद ये देश का पहला जो कानून है ये बन जाएगा, जो कॉमन सिविल कोड को लेकर के है। आपने देखा होगा कि 2022 के विधानसभा चुनाव से लगातार इसकी चर्चा पूरे देश में है और जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसको इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद से देश के लगभग आधे दर्जन से अधिक राज्यों ने भी इस पे काम शुरू कर दिया। चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, गुजरात की बात करें, तो इस तरह से देखें तो उत्तराखंड का ये जो 5 फरवरी को बुलाया गया विशेष सत्र है, वाकई विशेष होने जा रहा है। देश का बहुत छोटा पर्वतीय राज्य जो एक बहुत बड़ी पहल करने जा रहा है, उसको लेकर के ये सत्र बुलाया गया है। और 5 फरवरी को जब ये सदन के पटल पे रखा जाएगा तो इस कमेटी की सिफारिशें क्या है और किस तरह से ये कानून को अमली जामा पहनाया जाएगा, क्या क्या उसमें प्रावधान है और उसका इफेक्ट कितना पड़ेगा समाज में, सोसाइटी में, प्रदेश की सियासत में, वो सब सबके सामने आ जाएगा। जी, यहाँ पर ये जानना जरूरी है धीरेन्द्र जी, जिस तरीके से 5 तारीख को 5 फरवरी को ये सत्र बुलाया गया है, वही रिपोर्ट भी सौंप दी गई है, क्या कुछ आगे देखने को मिल सकता है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए जो रिपोर्ट है शायद सरकार उसको सदन के पटल पे यानी विधानसभा सत्र में रखने के बाद ही उसको सार्वजनिक करे। लेकिन बहुत सारे ऐसे संकेत सरकार ने पहले ही दिए हैं कि जो कॉमन सिविल कोड में लागू होने जा रहा है और उसके लागू होने के बाद उसका किस तरह से समाज में प्रभाव पड़ेगा, किस तरह से कानून एवं व्यवस्था में उससे परिवर्तन आएगा, किस तरह से जो कॉमन सिविल कोड का उद्देश्य संविधान ने बताया है उसको अमली जामा पहनाया जाएगा। ये सारी चीजें उसमें समाहित होंगी और 5 फरवरी तक हम सबको इंतजार करना है। उसके बाद उस कमेटी की जो सिफारिशें हैं सबके सामने होंगी और शायद एक मॉडल भी हो, आगे जिन राज्यों में इस पे काम चल रहा है वो भी इसको अडॉप्ट करें। तो ये देखने वाली बात होगी कि 5 फरवरी को सरकार इस सिफारिश में क्या कुछ इस कमेटी की सिफारिशों में लेकर के आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जहां पर धीरेन्द्र प्रताप सिंह जो है हमारे साथ फोन लाइन के माध्यम से जुड़े हुए थे, तमाम जानकारी साझा कर रहे थे कि किस तरीके से यहां पर 5 फरवरी को एक विशेष विधानसभा सत्र बुलाया गया है और क्या कुछ खास इसमें रहने वाला है। जहां पर कि आपको बता दें कि 2022 में इस कमेटी का गठन किया गया था और अब फाइनली इसके द्वारा यहां पर रिपोर्ट जो है वो सौंप दी गई है। क्या कुछ आने वाले दिनों में होगा ये देखने वाली बात होगी। जहां पर 5 फरवरी को सत्र बुलाया गया है और विधानसभा का और तमाम जो आला अधिकारी है वो इस मीटिंग में, इस सत्र में शामिल होने वाले हैं। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, बात करेंगे बीते कल की, जहां पर कि गणतंत्र दिवस पर डोईवाला शुगर मिल में गार्ड द्वारा हर्ष फायरिंग करने पर अधिकारी के घायल होने की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि इस घटने का वीडियो जो है वो वायरल होने के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने घटना का तत्काल संज्ञान लिया और थाना डोईवाला को पूरे प्रकरण का संज्ञान लेकर तत्काल पुलिस द्वारा आयोग पंजीकृत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं।
बता दें कि एसएसपी के मुताबिक डोईवाला शुगर मिल में ध्वजारोहण के दौरान शुगर मिल में नियुक्त सुरक्षा गार्ड सुभाष वर्मा द्वारा हर्ष फायरिंग की गई। इस दौरान बंदूक से निकली गोली जमीन पर लगी और गोली से निकले जो छर्रे हैं वहां खड़े शुगर मिल के अधिकासी निदेशक के पेट में जा लगे, जिन्हें की स्टाफ द्वारा जो नजदीकी अस्पताल है वहां पर भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि ये मामला क्या है पूरा, इस पर ज्यादा जानकारी हम जरूर लेंगे, लेकिन आपको बताते चले कि कल का ये मामला है जहां पर कि गणतंत्र दिवस का ये सेलिब्रेशन चल रहा था, जिसके दौरान कि यहाँ पर ये पूरा मामला पेश आया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से धनराज जुड़ चुके हैं। धनराज, बताइएगा क्या है ये पूरा मामला? जी बिल्कुल, देखिए ये कल का मामला है कि गणतंत्र दिवस की परेड चल रही थी और जो आईपीएस अधिकारी हैं वो तिरंगा फहरा रहे थे, लेकिन उसी दौरान जो पुलिसकर्मी थे वो वहां पर परेड कर रहे थे और इसी दौरान एक पुलिसकर्मी की बंदूक से जो है गोली चल गई और गोली चलने से जो गोली थी वो सीधी अधिकारी को लगी जो तिरंगा फहरा रहे थे। और लेकिन उसके बावजूद भी देखिएगा कि उनकी जो देशभक्ति है वो देखने को मिली, क्योंकि जब खून उनके बाजू से बह रहा था लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने तिरंगे को फहराया और कर्मचारियों को शपथ भी दिलाई। तो इससे कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं देशभक्ति, उनके जो देशभक्ति है वो अलग ही उजागर हुई है, क्योंकि इस तरीके से जब दर्द उनको बढ़ने लगा तो उनको अस्पताल भेजा गया और अस्पताल भेजने के साथ साथ जो पुलिसकर्मी था जिसकी बंदूक से गोली चली थी उस पर एसएसपी ने उसको तुरंत ही निलंबित कर दिया है और आगे की कार्रवाई भी से प्रचलित है। यहाँ पर ये जानना आवश्यक है धनराज, ये बताएगा कि क्या उस अधिकारी की जिसकी गोली से यहाँ पर ये छर्रे निकल कर लगे हैं उसको क्या अभी गिरफ्तार किया गया और आगे की क्या कुछ तहकीकात पुलिस द्वारा की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल जो छर्रे लगे हैं जिसकी बंदूक से निकलकर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो भी की जाएगी और इसके साथ ही विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि ये कहा जा सकता है कि या तो ये लापरवाही में हुआ है या फिर ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि कहीं ना कहीं जो कर्मचारी था उसकी बंदूक से जो गोली चली है वो हर्ष फायरिंग के चलते चली है और अभी इसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि देखिएगा कि अभी उसको गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करने के बाद मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। हालांकि एसएसपी ने साफ तौर पे कहा है कि जो भी कार्रवाई विभागीय कार्रवाई होगी वो कार्रवाई भी की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया धनराज तमाम जानकारी देने के लिए। जहां पर धनराज जो है हमारे साथ फोनलाइन के माध्यम से तमाम जानकारी साझा कर रहे थे कि यहाँ पर कल जो है एक मामला पेश आया जिसमें कि एक अधिकारी जो है वहां पर मौजूद था, गणतंत्र दिवस समारोह में मौजूद अधिकारी को गोली लग गई है और जिस व्यक्ति की गोली से ये छर्रे उसे जाकर बजे हैं उसको निलंबित कर दिया गया है, यानी कि उसे सस्पेंड कर दिया गया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया और आगे की कार्रवाई जो है विभागीय और जो यहाँ पर लॉ के मुताबिक जो कार्रवाई है वो उसके खिलाफ की जा रही है। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे जहां पर कि देश में गणतंत्र दिवस को लेकर विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कि देहरादून के परेड ग्राउंड में भी उत्तराखंड का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कि महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग, पर्यटन विभाग सहित 9 विभागों की झांकियों ने अपनी प्रस्तुति दी, जिसमें कि प्रथम स्थान विकास और विरासत की थीम पर बनी सूचना विभाग की झांकी को मिला। बता दें कि वहीं दूसरा स्थान जो है वो ग्राम विकास और तीसरा स्थान उद्यान विभाग को मिला है। पुरस्कार मिलने के बाद सूचना विभाग के महानिदेशक बशिंधर तिवारी ने बताया कि थीम और रचनात्मक सोच के कारण विभाग को ये पुरस्कार मिला है और पूरे विभाग में पुरस्कार को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। बधाई और शुभकामनाएं। जो हमारी सूचना विभाग की झांकी थी इस बार हम लोगों ने विकास और विरासत उसकी थीम पर बनाया था और आप देखेंगे जो विकास के कार्य हुए हैं, रेल रोड कनेक्टिविटी है, रोपवे की है या जो सोलर एनर्जी है, जो हमारे होम स्टेज हैं,
जो कल्चर है वो सबको हमने एक साथ दिखाने का प्रयास किया है और निश्चित रूप से विभाग के लिए गर्व का विषय है। राष्ट्रीय स्तर पर भी हमारी झांकी को प्रथम स्थान पिछली बार प्राप्त हुआ, इस बार भी किस तरीके से हम इसकी पूरी योजना तैयार करते हैं, किस तरीके से इसको दिखाते हैं? देखिए, पिछली बार हमने मानस खंड की थीम को लिया था, इस बार जो विकास के कार्य हुए हैं यहाँ पर और जो हमारी समृद्ध विरासत है उसको भी दिखाने की है। भारतवर्ष में भी हमारी ये झांकी सम्मिलित हुई है, तो निश्चित रूप से जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ हैं और जो हमारी विरासत है उसको हम लोग एक राष्ट्रीय फलक पर या अंतर्राष्ट्रीय फलक पर दिखाने में कामयाब रहे हैं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का आगमन हुआ। बता दें कि इसके बाद बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भक्त चरण दास ने कहा कि आईसीसी के प्रदेश के फंक्शनरीज के साथ सलाह मशवरा कर प्रदेश में इलेक्शन कमेटी में जो प्रत्याशी आवेदक होंगे उनके आवेदन का प्रदेश कांग्रेस कमेटी जांच करेंगे। बता दें कि इसके बाद इसे स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा करके कमेटी द्वारा इसके सीआईसी को भेज दिया जाएगा। इसमें जो 2-3 नाम होंगे उसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में चर्चा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि हमारा स्क्रीनिंग जो प्रक्रिया है उसे करीब 15 फरवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। बैठक में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। आज पार्लियामेंट इलेक्शन के चलते एक स्क्रीनिंग कमेटी बना है, तो उत्तरांचल के जो कमेटी उत्तराखंड की बना है उसमें मैं चेयरमैन हूं और नीरज डांगी जी हमारे साथी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी सदस्य हैं, और यशोमती ठाकुर जी महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर और एमएलए हैं, वो भी सदस्य हैं, शेल के लीडर हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट हैं। और उसके हमारी जो नियम होता है, सीनियर लीडर्स हों या सीडब्ल्यूसी मेंबर्स हों या एआईसीसी के जो फंक्शनरीज हैं इसी स्टेट से हमारे एआईसीसी में, उन सब लोगों से सलाह मशवरा करके उनसे बातचीत करके, और पीसी का जो है प्रदेश में एक इलेक्शन कमेटी है, इस इलेक्शन कमेटी में कैंडिडेट जो एप्लीकेंट होंगे उन सबका एप्लीकेशन के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जांच करेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे वो लोग। उसके बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में देंगे। हम ये पूरे प्रोसेस को चला के स्क्रीनिंग कमेटी में उसको डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद अगर वन से जो इनानिमिटी होता है वो सारे सीट क्लियर हो जाएगा स्क्रीनिंग कमेटी से ऊपर, हम सीईसी को भेज देंगे क्लियरिफिकेशन के लिए। और जो कुछ बचेगा, जहाँ 2 नाम 3 नाम रहेगा, तो वो चर्चा होगा सीईसी में, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में। और हम जो प्रोसेस चलाना शुरू किए हैं आज से, तो हमको लगता है कि हम 15 तारीख तक उत्तराखंड का जो प्रोसेस है कैंडिडेट सिलेक्शन का फिनिश कर देंगे। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी की वो एक टीम है जो कार्यकर्ताओं की भी नब्ज टटोलती है, सीनियर्स की भी टटोलती है, जो प्रत्याशी संभावित हैं उनके बारे में भी जानकारी लेती है, उनसे भी बात करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स ऊपर हाईकमान को देती है। आज हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और भक्तचरण दास जी और उनके सहयोगी यहाँ आ रहे हैं और नेतागणों का आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक ये बैठकें चलती रहेंगी। बहुत अच्छी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में सब पीसी की मीटिंग है, आज तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है और स्क्रीनिंग कमेटी भी आ रही है। वो लोगों की बात सुनेंगे, लोगों से राय मशविरा लेंगे और सब एकजुट होकर के सब निर्णय होगा। रुड़की में शीतलहर का प्रकोप बदस्तूर जारी है। अभी रुड़की घने कोहरे की सफेद चादर की आगोश में है। आपको बता दें कि घने कोहरे और कड़ाके की सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी की अगर बात करें तो 100 मीटर से भी कम रह चुकी है। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में घने कोहरे ने स्कूली बच्चों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। बताते चले कि कड़ाके की सर्दी के कारण पारा 4 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है। लोग जो हैं वो अलाव का सहारा लेने पर मजबूर हो चुके हैं।
देहरादून की बात करेंगे, जहां पर कि देहरादून के थाना कैंट क्षेत्र में एक कार चालक द्वारा असला दिखाकर आमजन के साथ गाली गलौज कर उसे धमकाने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने उक्त वीडियो का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना प्रभारी कैंट को उक्त कार चालक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि एसएसपी देहरादून के निर्देश अनुसार उक्त कार चालक की तलाश की गई तो उक्त वाहन चालक कर पहचान जो है वो विवेक अग्रवाल पुत्र विजय अग्रवाल निवासी राजेंद्र नगर देहरादून के रूप में हुई है। पुलिस द्वारा यहां पर विवेक अग्रवाल को हिरासत में ले लिया गया है। बीते दिन धामी सरकार की कैबिनेट में कई निर्णयों के क्रम में बार एसोसिएशन देहरादून को 5 बीघा भूमि 30 साल के लिए लीज पर देने का निर्णय भी लिया गया, जिसको लेकर के बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि साल 2014 से उनकी ये मांग चली आ रही थी, जिसको कि धामी सरकार ने पूरा किया है। जल्द ही यहां पर चैम्बर का निर्माण कर अधिवक्ताओं को दिया जाएगा, जिससे कि वो अपनी वकालत का व्यवसाय शुरू कर सके। रामलला विराजमान हुए, हम अधिवक्ताओं को भी ऐसा महसूस हो रहा है कि सरकार ने हमारी भी समस्या जो चली आ रही थी 2014 से, उस समस्या को निदान किया और हमें भूमि आवंटित करी है और आगे भविष्य में बहुत जल्दी उसमें चैम्बर्स का निर्माण करके अधिवक्ताओं को इसमें स्थान दिया जाएगा ताकि वो अपनी वहाँ से वकालत का व्यवसाय शुरू कर सकें, क्योंकि वकील की आइडेंटिटी ही उसका चैम्बर्स है। और ये सभी अधिवक्ताओं के लिए बड़ी खुशी की बात है। हम दिल की गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री जी, पूरी कैबिनेट का, सभी भाजपा विधायकों का बार एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक आभार करते हैं कि उन्होंने हमारी समस्या 2014 से चली आ रही थी उसका समाधान किया। मैं अपनी पूरी कार्यकारिणी को इसके लिए बधाई देता हूं, जिन्होंने अपना समय छोड़ करके जहां भी उनको लगा कि जिससे बात करनी है उसके पास गए और समस्या का निदान किया। चाहे उसमें हमारे जुडिशियल अफसर हों, मैं धन्यवाद दूंगा हमारे एक्टिंग चीफ जस्टिस मनोज तिवारी सर का, हमारे जिला जज साहब का, हमारे सेक्रेटरी एलआर साहब का, और जो प्रशासन के अधिकारी हैं, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी साहब हों, चाहे वो एसीएस आनंद वर्धन साहब हों, चाहे सेक्रेटरी रेवेन्यू सचिन कुर्बे सर हों, चाहे हमारी जिलाधिकारी डीएम सोनिका मैम हों, हमारे पूर्व एसडीएम दुर्गापाल सर हों, सबका बार एसोसिएशन देहरादून तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। उत्तराखंड कांग्रेस ने प्रदेश चुनाव समिति का गठन किया है, जिसमें कि कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा को अध्यक्ष बनाने के साथ ही लगभग 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं को समिति में जगह दी गई है। बता दें कि समिति के गठन की जानकारी देते हुए प्रदेश कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा महारा दसोनी ने कहा है कि लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होने जा रही है। इसको देखते हुए कमेटी बनाना बहुत जरूरी हो गया था। निश्चित रूप से आपके चैनल को माध्यम बनाकर अपने सभी साथियों को जिनको इलेक्शन कमेटी में जिम्मेदारी मिली है उनको बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूं। और बहुत जल्द इसकी बैठक प्रस्तावित है। लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र इसका गठन हुआ है और जो पैनल में नाम हमारे प्रभारी लोग देंगे उन पर विचार मंथन होगा और जो भी जिताऊ कैंडिडेट होगा और जो भी जनाधार वाला कैंडिडेट होगा उसके नाम पर मोहर लगाने का काम ये कमेटी करेगी और बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है और इसके लिए पुनः बधाई शुभकामनाएं सबको। श्री राम लल्ला के दर्शनों के लिए इस समय पूरे देश के राम भक्त अयोध्या का रुख कर रहे हैं।
बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी 2 फरवरी को अपनी कैबिनेट सहित अयोध्या जाएंगे और श्री रामलला के दर्शन और पूजा अर्चना करेंगे। इसके अलावा भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अपने कार्यकर्ताओं को रामलला के दर्शन के लिए भेजेगी। प्रत्येक जिला के 10-10 कार्यकर्ताओं को भाजपा सेवा कार्यों के लिए अयोध्या भेजेगी। देखिए, कांग्रेस को तो जो हमेशा राम विरोधी रही हो और जिन्होंने भगवान राम को काल्पनिक कहा हो, उनसे तो यही उम्मीद की जा सकती है कि वो अगर कोई धार्मिक स्थल और भगवान राम के दर्शन करने कोई जा रहा हो तो निश्चित रूप से उस पर उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगाना है। लेकिन पूरी दुनिया, हमारे देश के ही लोग नहीं, पूरी दुनिया के लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या में आने के लिए उत्साहित हैं। और जिस प्रकार से लोगों के द्वारा जो वहाँ पर उत्सुकता दिखाई जा रही है, तो निश्चित रूप से सभी लोग भगवान राम के दर्शन करना चाहते हैं। और आदरणीय मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी अगर अपने कैबिनेट के साथ भगवान राम के दर्शन कर वहाँ से आशीर्वाद लेकर के प्रदेश की उन्नति के लिए अगर वो वहाँ पर कामना करते हैं तो निश्चित बिल्कुल सराहनीय फैसला मुझे लगता है उनका है। क्या पार्टी के कार्यकर्ता भी जाएंगे भाई जी? मैंने पहले ही कहा, देश के नहीं दुनिया के लोग भगवान रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या में आना चाहते हैं। और उत्तराखंड का जनमानस तो भगवान राम के प्रति वैसे भी उनका हमारा आस्था का केंद्र है। तो निश्चित रूप से उत्तराखंड के लोग भी भगवान राम के दर्शन करने के लिए अयोध्या जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों को वहां पर ले जाने के लिए प्रेरित करेगी और सभी लोग भगवान राम का दर्शन करें। सरकार भले ही प्रदेश भर में शिक्षा का स्तर बढ़ाने की बात करती हो, लेकिन जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर के गांव वीरपुरी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आपको बता दें कि स्कूल की इमारत जर्जर अवस्था में है, लेकिन विद्यालय की नई बिल्डिंग बनने के बावजूद भी छोटे छोटे छात्र और छात्राएं उसकी जर्जर बिल्डिंग में पढ़ने को मजबूर हैं। बता दें कि उपजिलाधिकारी जसपुर गौरव चटवाल बूथों का निरीक्षण करने वीरपुरी राजकीय प्राथमिक विद्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि स्कूल की बिल्डिंग तो पुरानी है, लेकिन स्कूल की नई बिल्डिंग भी बनकर लगभग तैयार है, जिसके लिए विभाग को निर्देशित किया जाएगा कि जल्द से जल्द इसे शिक्षा विभाग को हैंडओवर करे, ताकि बच्चे नई बिल्डिंग में सुरक्षा के साथ और अच्छे माहौल में पढ़ सके। देख रहे हैं यहाँ पे कि वो बिल्डिंग तो खैर पुरानी है, लेकिन अब नई बिल्डिंग भी लगभग तैयार है। और इसके लिए जो डिपार्टमेंट है उसको हम निर्देशित करेंगे कि इसको जल्द से जल्द हैंडओवर करें शिक्षा विभाग को, ताकि बच्चे नई बिल्डिंग में जो है सुरक्षा के साथ और अच्छी उसमें माहौल में वो पढ़ सकें। तो अभी जो यहाँ पे सहायक अध्यापक है उनके द्वारा बताया गया कि जल्दी इसमें जो है काम पूरा हो जाएगा और जल्दी जो है अगली बरसात से पहले बच्चे जो है नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो जाएंगे। और जो पुरानी बिल्डिंग को भी इसमें यदि इसका सुरक्षित नहीं है तो मैं शिक्षा विभाग से कहूँगा कि इसको ध्यान में रख के इसको जो है डिसमेंटल करके, ताकि बच्चों के लिए यहाँ पे थोड़ा सा खेलने के लिए भी जगह निर्मित हो सके। तो ये निर्देश दिए गए। लक्सर के भोगपुर और बाड़ी टीप गांव के 2 लोगों के बीच किसी बात को लेकर आपसी विवाद हो गया। विवाद जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों के समर्थक भी इस विवाद में कूद गए और दोनों पक्षों ने जमकर एक दूसरे पर लाठी और डंडे से वार किया। यही नहीं, इस दौरान एक पक्ष द्वारा तमंचे से फायर करने का भी प्रयास किया गया। इस झगड़े में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपको बता दें कि इस घटना का जो वीडियो है वो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। तो चलिए, उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।